हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक ऐसे महान शख्सियत के विषय में बात करने चल रहे हैं जिनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा पड़ा रहा। उन्होंने आजीवन किसी भी प्रकार का सुख सुविधा का लाभ नहीं लिया, लेकिन अपने लोगों के जीवन को, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके संघर्षों की कहानी आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि वह जब लोगों के उत्थान करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए समाज में आए, तो उन्होंने सबसे सर्वप्रथम अपने परिवार का त्याग कर दिया। अपने घर 24 पन्नों का एक नोट लिख करके भेजा। अपने माँ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माँ, आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊँगा। उनकी शादी एक कांग्रेसी नेता के बेटी से तय हो गई थी, जो उस समय भारतीय राजनीति में एक बड़ा हैसियत रखते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा, ये बहुजन समाज मेरा परिवार है, मैं अब कभी वापस लौट करके अपने परिवार में नहीं आऊँगा। मैं किसी श्राद्ध के कार्यक्रम में नहीं शामिल होऊंगा। मैं किसी भी समारोह जैसे शादी विवाह, बर्थडे या तमाम प्रकार के कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जाते तो उनका समय जाता। इस प्रकार के कार्यों में जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया और अपने घर 24 पन्नों का नोट लिख करके भेजा। और वे अपनी बात पर अडिग भी रहे। जब उनकी पिता की मौत हो गई, उनको खबर मिली, लेकिन तब पर भी वे नहीं गए। उनकी बहन की भी मौत हो गई, तब पर भी वे नहीं गए। उन्होंने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प पर वे आजीवन चले। उन्होंने अपना पूरा समय इस बहुजन समाज को दिया। वह व्यक्ति कितना महान रहा होगा, आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि वह फुटपाथ पर से कपड़े खरीदता था, जबकि इस भारतीय राजनीति में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। और चप्पल जो है टायर की बना करके खुद अपने हाथों से पहना करता था। आज के सेशन में मान्यवर कांसीराम साहब के विषय में बात करेंगे, उनके जीवन संघर्षों के विषय में बात करेंगे। उस महान व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या क्या त्याग किया अपने समाज के लिए, और अपने समाज को किस तरह से राजनीति में ला करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जिस जाति को यह कहा जाता था कि यह जाति राजनीति से दूर रहती है, यह सिर्फ सामान्य तरीके से जब वोटों का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो सिर्फ बटन दबाने का या वोट देने का काम करती है, उस जाति के लोगों को उन्होंने बताया, उनके वोट के महत्व को समझाया कि वोट ऐसे ही नहीं किसी को दे दिया जाता है, उसका एक महत्व होता है। वोट तुम्हारे अधिकारों को तय करता है कि तुम्हारा आने वाला 5 सालों का समय किस तरह से रहेगा। इन सभी चीज़ों को बताने वाले मान्यवर कांसीराम साहब के विषय में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद। मान्यवर साहब का जन्म 15 मार्च 1934 ईस्वी को पंजाब के रोपड़ जिले के पिरथपुर पुंगा गांव में हुआ था। उनके जन्म को लोग प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम हरि सिंह था। उनके दादाजी का नाम धेले राम था, जो आर्मी में सेवानिवृत्त हो गए थे। धेले राम के 3 बेटे थे, बिशन सिंह, रचन सिंह और हरि सिंह। बिशन सिंह और रचन सिंह ने अपने पिता की भांति अब सेना में जाने का फैसला किया। उन लोगों ने सेना में जाने का कार्य किया, लेकिन हरि सिंह ने अपना एक अलग व्यवसाय अपनाया। उन्होंने चर्म शोधन का कार्य शुरू किया। हरि सिंह के 7 बच्चे हुए, जिसमें मान्यवर साहब सबसे बड़े थे। इनके जन्म के पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। कहा जाता है कि जब ये अपने माँ के गर्भ में थे, उसी समय कांसीराम नाम के एक संत इनके गांव में आए हुए थे। इनकी माँ को देख करके उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो है बच्चा पल रहा है, आगे चल करके भारतीय इतिहास में अपना एक नया आयाम, अपना एक कीर्तिमान स्थापित करेगा, एक बहुत बड़े नेता के रूप में इस देश में जाना जाएगा। जब इनका जन्म हुआ तो लोगों ने उन महान संत के नाम पर ही इनका नाम कांसीराम रख दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा शुरू होती है और गांव से 2 किलोमीटर दूर मलकापुर गांव में ये प्राइमरी विद्यालय में पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा 4 तक वहीं पढ़ते हैं। उसके बाद इनकी 10वीं की परीक्षा डीएवी कॉलेज रोपड़ से पूरा होता है और 1956 में ये स्नातक की डिग्री पूरी कर लेते हैं। ये बड़े नर्म स्वभाव के थे, किसी पर होने वाले अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक बार की बात है, जब एक रेस्टोरेंट में ये लोग खाना खा रहे थे, उसी समय उनके बगल वाले टेबल पर एक जमींदार अपने लोगों से बात करते हुए कह रहा था कि कैसे आज उसने अपने खेत में काम करने वाले मजदूर को पीटा है, और यह कहते हुए बड़ा आनंदित हो रहा था। और बगल में मान्यवर साहब खाना खा रहे थे। उनको बर्दाश्त नहीं होता है, क्रोधित हो जाते हैं और जिस चेयर पे बैठे थे उस चेयर को उठाते हैं और उस जमींदार को मारना शुरू कर देते हैं और खाने की प्लेटों को तहस नहस कर देते हैं, टेबल को तहस नहस कर देते हैं। तब जाकर के वे जमींदार वहाँ से चले जाते हैं। यह दर्शाता है
कि वह अपने लोगों पर होने वाले अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। 1956 में बीएससी कंप्लीट होने के बाद इन्होंने जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करने का काम किया। 1 साल तक इन्होंने ट्रेनिंग पीरियड में समय बिताया। उसके बाद 1957 में इनकी नौकरी परमानेंट होती है। इसी दौरान इन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में जानने का मौका मिलता है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु होती है। इन्हें भी वह समाचार मिलता है। तब तक ये बाबा साहब के विचारों से, उनके जीवन संघर्षों से बहुत ज्यादा परिचित नहीं हुए थे। ये सामान्य सा जीवन अपना जी रहे थे। 1957 में जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जब इनकी नौकरी लगी, वहां पर कहा गया कि आपको कुछ सीमित समय तक कार्य करना पड़ेगा। मान्यवर साहब ने कहा कि मुझे गुलामी पसंद नहीं है, मैं अपने मर्जी के हिसाब से काम करूंगा, न कि आपके हिसाब से। इतना कह करके उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। अपने जीवन में घटी एक घटना को लेकर के मान्यवर साहब परेशान हो जाया करते थे। 2001 के आसपास उन्होंने अपने एक मित्रों के सामने बताया था इस घटना को याद करते हुए। वे बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा जाओ पिताजी को खाना दे आओ। मैंने पूछा कि माँ पिताजी क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि पिताजी तुम्हारे बेगार का काम करते हैं। तो मैंने पूछा कि माँ बेगार क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि बड़े लोगों के लिए काम करना और उसके बदले में वेतन की उम्मीद न करना। यह उम्मीद न करना कि आप काम कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा। जो रूखा सूखा उन्होंने दे दिया उसी पर अपना जीवन बिताना, यही बेगार है। उन्होंने कहा कि जब मैं खाना लेकर के उस स्थान पे गया जिस स्थान पर पिताजी काम करते थे, रोपड़ में एक होटल था, वहां पर काम करते थे वे। उन्होंने देखा कि अधिकारी अंदर सोया हुआ था और पिताजी बाहर से पंखा झल रहे थे। उस समय इलेक्ट्रिक पंखे नहीं आए थे, हाथ से चलने वाले पंखे थे। डोरी उसका खींचा जाता था, अंदर से बाहर से डोरी खींचा जाता था, अंदर बैठा अधिकारी हवा ले रहा था। मैंने देखा कि पिताजी पसीने से लथपथ थे। मैंने पूछा कि पिताजी आप क्यों नहीं आराम कर लेते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, यदि मैं आराम करूंगा तो अंदर लेटा हुआ अधिकारी नाराज हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक हाथ से आप उसको पंखा झलिए, एक हाथ से अपने स्वयं के लिए पंखा झलिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस घटना को याद करते हुए बेचैन हो जाया करते थे। 35 साल बाद जब वे सांसद बने और उसी होटल में रुके तो अचानक रात में उनकी नींद खुल जाती है और परेशान हो जाते हैं और दौड़ करके दरवाजे के पास जाते हैं और देखने लगते हैं कहीं मेरे पिताजी वही काम तो नहीं कर रहे हैं। इस घटना का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, ये अपने लोगों को बताते हैं। 1958 में इन्होंने हाई एनर्जी रिसर्च मटेरियल लेबोरेटरी में असिस्टेंट साइंटिस्ट के रूप में कार्य करना शुरू किया। अभी तक इनका जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से इनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला था। उस कार्यालय में एक ऐसी घटना घटती है जिसने इनकी जिंदगी के दिशा निर्देश को, इनके आयामों को, इनके सोच को, विचार को, सब कुछ बदल दिया। इनके पूरे जीवन को बदल करके रख दिया, इनके सोचने के नजरिए को बदल दिया। घटना ऐसी थी कि तथागत गौतम बुद्ध और अंबेडकर जयंती की छुट्टी को काट दिया गया और गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक की नई छुट्टियां अलाउ कर दी जाती हैं कार्यालय में, जिससे उस कार्यालय में काम करने वाले दीना भाना वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति चिढ़ जाते हैं और वे कहते हैं कि मुझे छुट्टी और काम दोनों चाहिए, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है और मुझे अपने महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी चाहिए। और जिस दिन बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती होती है वे काम पर नहीं आते हैं और बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले की जयंतियों पर काम पर आते हैं, जिससे कार्यालय के अधिकारी नाराज हो जाते हैं और उन्हें काम से निकाल देते हैं। शुरुआत में कुछ लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन बाद में सभी लोग पीछे हट जाते हैं नौकरी के लालसा में। उसके बाद मानवा साहब उनसे पूछते हैं कि अब आप क्या करेंगे, आगे आपका क्या कदम है? वे कहते हैं कि मैं अब कोर्ट जाऊंगा। वे मानवा साहब से कहते हैं अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। मांगने से केवल भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलता है। जो लोग अपने मौलिक अधिकारों को अपना हक समझते हैं वे उसके लिए लड़ते हैं और मैं लड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया और मान्यवर साहब ने उनका साथ देने का फैसला किया। शुरुआत में दीना भाना वाल्मीकि मान्यवर कांसीराम को समझते थे कि ये समर समाज से आते हैं, क्योंकि ये हष्ट पुष्ट थे, इनका रंग गौर था, लंबे चौड़े कद के थे। उन्होंने जब फैसला किया कि मैं आपका साथ दूंगा तो दीना भाना वाल्मीकि शुरुआत में थोड़ा अचंभित थे कि ये व्यक्ति मेरा साथ क्यों दे रहा है जो समर समाज से था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि मान्यवर साहब उन्हीं के समाज के थे। दीना भाना वाल्मीकि राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले थे। इसके बाद इनकी नौकरी को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के एक लड़ाई की शुरुआत होती है।
ये स्वयं मान्यवर कांशीराम स्वयं इस मुकदमे को देखना शुरू करते हैं और विभिन्न मंत्रियों से मिलना शुरू करते हैं, सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों से मिलना शुरू करते हैं। ये बाद में जाकर के यशवंतराव चौहान से इनकी मुलाकात होती है, अपनी शिकायत को लेकर के वे लोग उन्हें बताते हैं। जाकर के बाद में तब इनकी सुनवाई होती है और उस प्रयोगशाला के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि को पुनः बहाल किया जाता है, जिसके बाद से कांशीराम साहब को एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। उनके प्रयोगशाला के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया, उनका जय जयकार किया, लोग उनका खूब स्वागत किए। इसके बाद मान्यवर साहब ने अपने मन में विचार किया कि इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने हमारे समाज को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। जब हमारे हक अधिकार की बात होती है तो उनको छीनने का सिर्फ काम किया जाता है, न कि उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। हमारे इस समाज में न तो कोई हमारा न्यायाधीश है, न तो कोई हमारा प्रशासनिक अधिकारी है, हमारा कोई भी नहीं है, हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। और जिस समाज में उसके व्यक्ति नहीं होते हैं, उस समाज की बात कोई रखने वाला नहीं होता है, उस समाज की सुनवाई कहीं नहीं होती है। इन तमाम चीजों को लेकर के वे परेशान रहते हैं। इसी बीच उनके एक मित्र डी.के. खापर्डे साहब ने उन्हें एक किताब दी, बाबा साहब की एक किताब दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति भेद का उच्छेद। उन्हें यह किताब दी और मान्यवर साहब ने वह किताब एक रात में ही पूरी पढ़ डाली। इसके बाद उन्होंने ज्योतिबा फुले साहब को पढ़ना शुरू किया, ज्योतिबा फुले साहब की गुलामगिरी को पढ़ा, इसके बाद साहू जी महाराज को पढ़ा। तब जाकर के उन्हें महसूस हुआ कि हमारे लोगों के साथ कितना भेदभाव हुआ है। इसके बाद उन्होंने विचार किया कि अब मुझे अपने समाज के लिए काम करना है। उन्होंने एक 24 पन्नों का नोट लिखा, अपने घर को भेजा, अपनी माँ को संबोधित करते हुए। उसमें उन्होंने कहा कि माँ, अब मैं कभी वापस घर लौट करके नहीं आऊँगा, ये पूरा बहुजन समाज ही मेरा परिवार है। अब इस समाज के लोगों को राजनीतिक चेतना में लाना, उनके अंदर सामाजिक चेतना को जागृत करना ही मेरा लक्ष्य होगा। मैं अब कभी घर वापस लौट करके नहीं आऊँगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं कभी किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा, किस परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मैं वापस लौट करके अब नहीं आऊँगा। जब उनकी माँ को यह पत्र प्राप्त होता है तो वह अवाक हो जाती हैं। इनकी माँ उन्हें मनाने के लिए पूना जाती हैं, जहाँ बाबा साहब मान्यवर साहब रहा करते थे। इनकी माँ उन्हें जाती हैं मनाने के लिए और उनके पास 2 महीने तक लगातार रुकती हैं और उन्हें मनाने का अथक प्रयास करती हैं, लेकिन मान्यवर साहब टस से मस नहीं हुआ करते थे। एक रात की बात है, मान्यवर साहब बैठ करके किताबों का अध्ययन कर रहे थे। माँ उनकी उठती है, रात को कहती हैं, कसिया क्या पढ़ता रहता है, तुझे इन किताबों में क्या मिलता है। उन्होंने किताब छीन लिया, कहा इन्हीं किताबों ने तुझे बर्बाद किया है, तेरा मन बदल दिया है। मान्यवर साहब ने कहा, माँ, इन किताबों में राजनीतिक सत्ता के गलियारों की चाबी है, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं उस मास्टर की क्यों, पंजाबी में जिसे गुरु किल्ली मान्यवर साहब कहा करते थे कि इन किताबों में मास्टर की है। इन्हीं मास्टर की के माध्यम से हम लोग राजनीतिक सत्ता में जा सकते हैं। कैसे हम लोग अपना जीवन स्तर उठा सकते हैं अपने लोगों का, यह उसका एक माध्यम है, एकमात्र रास्ता है जो इन किताबों के माध्यम से होकर के गुजरता है। बाबा साहब ने बताया है कि इसी मास्टर की के माध्यम से हम पॉलिटिकल पावर पा सकते हैं। इसके बाद उनकी माँ उनकी बातों से थक हार जाती हैं। जब वे जान जाती हैं कि अब यह मानने वाला नहीं है, 2 महीने बाद उनकी माँ वापस चली जाती हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सामाजिक कार्यों में लग गए। इसी समय वे बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी RPI में शामिल होते हैं। लेकिन उन्हें धक्का तब लगता है जब बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, उस महाराष्ट्र में 521 सीटों पर जब चुनाव होता है तो कांग्रेस गठबंधन और RPI का गठबंधन होता है। उस गठबंधन में 521 सीटों में मात्र 1 सीट बाबा साहब की पार्टी RPI को मिलती है और 520 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। इस चीज को लेकर के मान्यवर साहब नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि यह जमीन जो फूले की जमीन है, अम्बेडकर की जमीन है, साहू महाराज की जमीन है, उनके संघर्षों से यह बनाई हुई जमीन है, उस पार्टी को मात्र 1 सीट मिल रही है। इस चीज से नाराज होकर के उन्होंने RPI को छोड़ दिया। इसके बाद माननीय कांशीराम साहब ने 1971 में SC/ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन का निर्माण किया, जो सरकारी कर्मचारियों का संघ था। यह संघ चल करके आगे 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ के रूप में बदलता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का यह ग्रुप था, फेडरेशन था, वह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का फेडरेशन था। देश भर में जो लोग आरक्षण की नीतियों का फायदा उठा करके, बाबा साहब के संविधान का फायदा उठा करके
इस देश में सरकारी कर्मचारी हुए थे, मान्यवर साहब ने सर्वप्रथम उन सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। वे कहा करते थे कि हमें पैसों की शुरुआत में आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज के पास पैसा नहीं है, और जो लोग बाबा साहब के संविधान को, उनके संविधान के माध्यम से नौकरी पाए हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि इस समाज को वापस देने का काम करें। इसीलिए उन्होंने बामसेफ का निर्माण किया। मान्यवर कांशीराम साहब के मित्र मनोहर आटे उनके जीवन संघर्ष को याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने जीवन में अपने कितना संघर्ष किया। वे 2 घटनाओं का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं महाराष्ट्र सरकार के कार्यालय के सामने एक अम्बेडकर पार्क हुआ करता था। उसी पार्क में हम सभी लोग इकट्ठा हुआ करते थे और सभी लोग आया करते थे। सारी खबरें वहां पर बैठने के बाद मिल जाया करती थी, और पास में ही एक ईरानी होटल था। उस होटल में हम लोग रहने का काम करते थे। एक दिन की बात है, हम लोग वहां पर जाते हैं, अपनी साइकिल खड़ी करते हैं, खाना खाते हैं। उसके कुछ देर बाद जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि हमारी साइकिल गायब हो चुकी थी। मान्यवर साहब बिफर पड़ते हैं, वे चिल्लाने लगते हैं साइकिल के लिए, होटल के मालिक को फटकार लगाने लगते हैं, और होटल के एक वेटर ने ही उस साइकिल को गायब करने का काम किया था। मान्यवर साहब की स्थिति काफी खराब हो जाती है, वे रोने जैसे लगते हैं। वे उनको परेशान देख करके मैंने पूछा, मनोहर आटे ने पूछा कि आप इतना क्यों परेशान है, एक साइकिल तो खोई है। उन्होंने कहा कि एक साइकिल मात्र नहीं खोई है, यह मेरे जीवन का आधार है। इसी को लेकर के मैं इतने दिन से चल रहा हूँ, और इसी के माध्यम से हमें पूरे देश में चलना है। हमारे पास संसाधन, सीमित संसाधन है, बहुत ज्यादा बड़े संसाधन नहीं है, इसीलिए वे परेशान थे। बाद में मान्यवर साहब जब काफी क्रोधित हुए तो उन्होंने कहा कि अब मैं पुलिस को सूचना दूंगा। तब जाकर के होटल के वेटर ने उन्हें वह साइकिल मुहैया कराई। उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाया, उस वेटर को पुलिस के हवाले कर दिया। एक दूसरी घटना को याद करते हुए मनोहर आटे बताते हैं कि एक रात हम लोग अपने कार्यालय पर लेटे हुए थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, हम लोग बिना खाए हुए सो जाते हैं। सुबह मान्यवर साहब उठते हैं, उन्हें कर्मचारियों से मिलने के लिए जाना था। वे जाते हैं, अपनी साइकिल उठाते हैं, लेकिन साइकिल पंचर थी। उन्होंने मेरी भी साइकिल को चेक किया, मेरी भी साइकिल में हवा नहीं थी। वे वापस आते हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझे उठाते हैं कि मनोहर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो हमें दे दो। बाबा मान्यवर साहब खुद जानते थे कि पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा, और मैं भी जानता था मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी मैंने आसपास देखा, पैसे वहां नहीं थे। फिर मान्यवर साहब निराश हो जाते हैं। तब मनोहर आटे बताते हैं कि मैंने तब देखा वह व्यक्ति पैदल ही निकल पड़ता है 12 किलोमीटर महालक्ष्मी स्टेशन मुंबई में ट्रेन पकड़ने के लिए। तब मैंने देखा कि यह व्यक्ति अकेले ही समाज को न्याय दिलाने के लिए, अपने समाज को जोड़ने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। मान्यवर साहब अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखा करते थे, जिसमें महापुरुषों की कुछ तस्वीरें हुआ करती थी। वहां पर क्षेत्रों में जो घटनाएं घटती थी दलितों के साथ, उनका चित्रात्मक वर्णन हुआ करता था। इस तरह का वह बक्सा अपने साथ लेकर के चलते थे, और जहां बैठते थे, लोगों को मीटिंग करते थे, वहां पर इन चीजों को सामने रखते थे और लोगों को समझाने का कार्य करते थे, और इसके माध्यम से जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया करते थे। वे ट्रेन में जब चलते थे, वे ट्रेन में चलते थे, हमेशा सामान्य बोगी में चलते थे, और जब बैठे बैठे उन्हें कभी नींद लग जाया करती थी, अपनी चप्पल को निकाल के अपने सर के पास तकिया का इस्तेमाल करते थे उस चप्पल का। मान्यवर साहब एक बात हमेशा कहा करते थे, वे कहते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है वह अमीरों के पैसों से गरीबों के वोट को खरीदने का है, इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र कुछ नहीं है। वे कहा करते थे कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके वोटों को सिर्फ खरीदने का काम किया जाता है, उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं समझा जाता है। बामसेफ ने अपने पूरे देश में टहल करके लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। जो भी सरकारी कर्मचारी थे, पीएचडी धारक थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, इन सभी को जोड़ने का कार्य किया। बामसेफ जगह जगह पर अपने मीटिंग लगाता था, कार्यक्रम लगाता था, लोगों को जागरूक करता रहता था। लेकिन बामसेफ के साथ ही एक समस्या यह थी कि यह एक सरकारी कर्मचारियों का ग्रुप था, यह चुनाव नहीं लड़ सकता था। उन्हें जिस सत्ता की तलाश थी, जिस मास्टर की तलाश थी, वह बामसेफ के माध्यम से पूरा नहीं हो सकता था। इसके लिए उन्होंने आगे चल करके 6 दिसंबर 1981 में DS4 का निर्माण किया, जिसे दलित शोषित संघर्ष समाज समिति के नाम उन्होंने दिया। उन्होंने इसके माध्यम से लोगों में भी जागरूकता फैलाने का काम किया। बामसेफ और DS4 में दोनों में प्रमुख अंतर यह था कि बामसेफ के जो सदस्य हुआ करते थे वे सिर्फ सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, और DS4 का जो सदस्य होता था वह सामान्य व्यक्ति होता था, उसमें सरकारी कर्मचारी हिस्सा नहीं ले सकते थे। और बामसेफ में जो व्यक्ति रहते थे वे चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन DS4 के माध्यम से
उन्होंने चुनाव लड़ने का कार्य किया। हालांकि DS4 भी सामाजिक कार्य ही करता था, लेकिन DS4 थोड़ा राजनीतिक होता था। DS4 के पदाधिकारी गांव-गांव जाते थे, अपने गानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। माननीय कांशीराम साहब भी उनके साथ जाया करते थे, लोगों को जागृत करने का काम किया करते थे। जब DS4 के कर्मचारी गांव में हिलते थे, गांव में जाते थे, तो वहाँ के गांव के जो भी दब्बू लोग रहते थे, दलित जातियां थे, वे सामंतियों से डर करके रहती थी, लेकिन DS4 के कर्मचारियों को देख करके उनके अंदर एक प्रेरणा सी आ जाती थी कि हम इनके सहारे अपनी इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। वे अपने गानों के माध्यम से लोगों को जागृत करते थे, मीटिंग लगा करके लोगों को जागृत किया करते थे। माननीय साहब के संघर्ष को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कहीं भी किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होता था, वे सबसे पहले वहां पहुंच जाया करते थे और सारी व्यवस्था को स्वयं देखा करते थे कि माइक कहाँ लगेगा, मंच कहाँ किस तरह से लगेगा, बैनर कहाँ टंगेगा। इन सारी व्यवस्थाओं को रात भर देखते रहते थे। और कोई कर्मचारी पहुंचे या न पहुंचे, कोई पदाधिकारी पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन मान्यवर साहब पहले पहुंच जाया करते थे और पूरी व्यवस्था को स्वयं देखा करते थे। पदाधिकारी उनको मना करते थे कि हम लोग देख लेंगे, लेकिन वे खुद मानते नहीं थे। जब तक पूरा सिस्टम खुद नहीं देख लिया करते थे, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ करता था। DS4 के कर्मचारी जब गांव में जाया करते थे, तो तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस प्रकार के नारे लगाया करते थे, जिससे और लोगों में उत्साह जगता था इन लोगों से लड़ने के लिए। अब इसके बाद DS4 देश भर में अपना काम करता रहता है, लेकिन DS4 के माध्यम से जो वह हासिल करना चाहते थे वह हासिल नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने मन बनाया कि अब हम लोग एक पार्टी का निर्माण करेंगे। DS4 के माध्यम से उन्होंने हरियाणा में चुनाव भी लड़ने का काम किया और उसके बाद उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने सोचा कि अब एक राजनीतिक पार्टी की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले सेशन में हम लोग उनके राजनीतिक संघर्ष के विषय में चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने बसपा का निर्माण किया, बसपा ने लोगों को किस तरह से जागृत का कार्य करने का कार्य किया, बसपा ने किस तरह से सरकार बनाने का कार्य किया, मायावती का बसपा में क्या योगदान रहा, मायावती बसपा में किस तरह से आई, मान्यवर साहब ने अपनी बनाई हुई इस विरासत को मायावती को सौंपने का कार्य किया, तो मायावती ने उस विरासत को किस तरह से आगे बढ़ा, इसको हम अगले सेशन में जानेंगे। इस सेशन में आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।